प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण में अभी हम लोग हिंदी व्याकरण को सीख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग विकारी शब्दों के जो 4 भेद थे उसको तो सीख लिया है। कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब अविकारी जो शब्द हैं उसको सीखना शुरू करें उससे पहले हमें 3 चीज़ों को और ध्यान देना होगा, जिसमें से है कारक, लिंग और वचन। लिंग और वचन, इसको सीखने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम कारक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कारक की बात आज हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होगी। कारक की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों मुख्यतः क्रिया के साथ किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किया जाता है, मुख्य रूप से किसके साथ? क्रिया के साथ किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। तो कारक में हम लोग और आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति आप समझ लेंगे तो कारक को समझने में और आसानी होगी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे जो ने आया है यही विभक्ति है। यही क्या है? विभक्ति है। और जो को आया है यह भी विभक्ति है। इन्हीं विभक्तियों के माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन सा कारक है। दूसरा देखते हैं, विशाल ने पलक के लिए कॉपी खरीदी। कॉपी खरीदी। किसने खरीदी? विशाल ने। किसके लिए? पलक के लिए।
तो यहाँ पे जो ने आया है यह विभक्ति है, और पलक के लिए ये विभक्ति है, के लिए। तो इन विभक्तियों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार का कारक का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण मैं और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे बच्चे ने खिलौना लिया, खिलौना लिया। बच्चे ने खिलौना लिया। मान लो कहीं मेले में गया था, उसने खिलौना लिया, तो यहाँ पे जो ने आया है यही तो विभक्ति है, और यही तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय? ने। राम एक संज्ञा है, उसके बाद कौन सा प्रत्यय? ने। रावण भी संज्ञा है, उसके बाद कौन सा प्रत्यय? को। तो ने और को ये दोनों क्या हो गए? पहले उदाहरण में ये दोनों हो गए विभक्ति। दूसरे उदाहरण में विशाल ने, यहाँ पर एक ने लगा है क्योंकि विशाल भी एक संज्ञा है, उसके बाद लगा हुआ है प्रत्यय ने, और पलक के बाद लगा हुआ है के लिए। तो ये दोनों जब लगे हुए हैं प्रत्यय के रूप में, तो इसी को तो हम लोग बोलेंगे विभक्ति। इसी को क्या कहेंगे? विभक्ति। तीसरे में देखते हैं, बच्चे ने खिलौना लिया। बच्चे ने खिलौना लिया, तो ये जो ने आया है यही तो विभक्ति है, और किसके बाद लग रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के बाद। तो बच्चे क्या है? या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है, तो उसके बाद जो ये प्रत्यय लगा हुआ है यही तो विभक्ति है। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार या कारक के भेद। कारक सब मिलाकर के 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। पहली बात तो बोर्ड तक की परीक्षाओं में यहाँ से परिभाषा आएगी। कारक की परिभाषा किसे कहते हैं, एक उदाहरण लेकर बताइए। या विभक्ति की परिभाषा कितनी है, क्या होती है, उसको आप बताइए। या कारक कितने प्रकार के होते हैं वो आपसे पूछ लेगा। इससे ज़्यादा बोर्ड तक और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और जब इसके आगे आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो ये परिभाषाएं वहाँ पर बंद हो जाएंगी और आपको कारक पहचानना होगा। तो चलिए हम 8 प्रकार के लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कारक। कारक में पहला प्रकार जो होता है वो होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और आठवां हो जाएगा संबोधन कारक, संबोधन कारक। इस तरह से कारक के 8 भेद हुए। दूसरा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि इनकी जो विभक्तियां हैं सबकी अलग अलग हैं, और विभक्तियों को कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है। विभक्तियों का कुछ और नाम है। इसका एक नाम है परसर्ग। तो आपसे विभक्ति की जगह परसर्ग पूछा जा सकता है। एक और नाम है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो विभक्तियों के 3 नाम निकल के आए। एक तो विभक्ति हो गई, दूसरा परसर्ग हो गया, तीसरा कारक चिन्ह हो गया। इन तीनों में से किसी से भी आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति है वह होती है ने। अभी आप लोग एक बार इसे लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिख लीजिए।
फिर बाद में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और आसान हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कम से कम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, करण कारक की होती है से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा। संप्रदान कारक की होती है के लिए, के लिए। अपादान की होती है से, किंतु अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में अगर से आता है तो वहां पर हो जाएगा अपादान कारक। संबंध कारक होता है का, की, के, रा, री, रे, ये होते हैं संबंध कारक के। अधिकरण कारक के जो विभक्ति होती है, जो परसर्ग होते हैं, होता है में या पर। संबोधन कारक के होते हैं हे, रे, अरे, अहो, ये सब होते हैं संबोधन कारक की विभक्तियां। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, कर्म कारक की विभक्ति को होती है, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, अपादान की विभक्ति से अलगाव की स्थिति में होती है, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे होती है, अधिकरण कारक की में होती है, पर होती है, संबोधन कारक की हे, रे, अरे, अहो होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो एक बार पुनः आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते रहिए और इसे याद करते रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखा कि कर्ता के 8 प्रकार होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और ये उनकी विभक्तियां हैं, उनके परसर्ग हैं या उन्हें कारक चिन्ह आप कह लीजिए। तो चलिए, परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न आता है मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि बोर्ड तक की परीक्षाओं में तो ये परिभाषाएं आएगी और उनके भेद आएंगे या उनके प्रकार आएंगे। लेकिन जैसे ही आप बोर्ड परीक्षा के आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर परिभाषा बंद हो जाएगी और प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे राम ने कलम लिया, राम ने कलम लिया, राम ने कलम लिया। यहां पर हम देख रहे हैं कि राम एक संज्ञा है और कलम भी एक संज्ञा है, दोनों संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, कलम भी संज्ञा है। लेकिन हमें देखना है इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, और विभक्ति को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें संज्ञा के बाद देखना है कि कहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है ने प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ने प्रत्यय। अब हम इस चार्ट में आके देखेंगे ने किस कारक का प्रत्यय है, तो हमें पता चल रहा है कर्ता कारक का प्रत्यय है। अतः राम ने कलम लिया में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपके प्रतियोगी की परीक्षा में आ गया सवाल यही, राम ने कलम लिया, राम ने कलम लिया, और सवाल कुछ इस तरह से रहेगा, अंडरलाइन में कौन सा कारक है, अंडरलाइन में कौन सा कारक है। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि राम के बाद कौन सी विभक्ति लगी है। तो हमने देखा तो यहाँ पर पाया ने लगा हुआ है, और जब यहाँ पर आकर के देखा ने किसकी विभक्ति है तो पता चला कर्ता कारक की है। तो हम क्या उत्तर देंगे, राम ने कलम लिया कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे शिक्षक ने बच्चों को, शिक्षक ने बच्चे
को किताब दी, किताब दी। शिक्षक ने बच्चों को किताब दी और अंडरलाइन यहीं पर है। तो आपसे पूछा गया शिक्षक ने कौन सा कारक है, शिक्षक ने कौन सा कारक है। हम देख रहे हैं कि शिक्षक एक संज्ञा है, उसके बाद कौन सा विभक्ति लगी हुई है, कौन सा परसर्ग लगा हुआ है। तो हमने पाया कि यहाँ पर ने लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ने। तो हम क्या बताएंगे इसे? कर्ता कारक। क्या बताएंगे? कर्ता कारक। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कारक केवल पहचानना होगा कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मां ने मदन को सेब दिया, सेब दिया। मां ने मदन को सेब दिया। मां, कोई मां थी जिसका बेटा था मदन, उसको सेब दिया। अंडरलाइन यहीं पर है। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा कारक है। हम क्या करेंगे? इस विभक्ति को देखेंगे, केवल और केवल विभक्ति को देखेंगे। कौन सी विभक्ति है? ने विभक्ति है। यहाँ पर आके हम मैच कराएंगे किससे मेल खा रहा है। ने यहाँ पर है, किसका कारक है? कर्ता का विभक्ति ने है और इसलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि जहां जहां पर कर्ता कारक होता है ऐसे वाक्य भूतकाल में होते हैं। ऐसे वाक्य हमेशा भूतकाल में होते हैं, वह वर्तमान में नहीं होते, वे भविष्य में भी नहीं होते। चलिए और हम लोग कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं, कुछ आगे की और जो कारक है उसको देखते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, मदन को। अगर हमारा यहां पर से अंडरलाइन हटा करके यहां पर कर देता, यहां पर मदन को, मां ने मदन को सेब दिया। मदन को कौन सा कारक है? मदन को कौन सा कारक है? तो इसी को हम क्या बताते? यहां पर आके विभक्ति देखते, को विभक्ति लगी हुई है और को किसकी विभक्ति है? तो हमें पता चल रहा है कर्म कारक की विभक्ति है। अतः इसको हम क्या बता देंगे? कर्म कारक। क्या बता देंगे? कर्म कारक। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाक्य को ध्यान से देखना है और हमें उसमें खोजना है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है। जो विभक्ति लगी है वही कारक होगा, जो जिस कारक की विभक्ति लगी है वही कारक होगा। चलिए और एक आध उदाहरण लेते हैं। राम ने रावण को बाण मारा, बाण मारा। रावण को कौन सी विभक्ति है? प्रश्न इसी तरह से आएंगे, राम ने रावण को बाण मारा। रावण को इतना अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है। हम क्या करेंगे? इस विभक्ति को देखेंगे। पूछेगा कौन सा कारक है, हम इसमें विभक्ति को देखेंगे, परसर्ग को खोजेंगे। परसर्ग कहाँ पर है? हमारा परसर्ग यहाँ पर है। और किस कारक का परसर्ग है, किस कारक की विभक्ति है, तो यहां से आके हम लोग देखते हैं तो यह कर्म कारक की है। इस तरह से हम बता देंगे कि यह कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। चलिए और आगे देखते हैं करण कारक में क्या होता है। करण कारक में राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है, बाण भी संज्ञा है और सभी संज्ञाओं के बाद एक विभक्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर है बाण से। बाण से कौन सा कारक है? क्योंकि यहाँ पर कई कारक हमें देखने को मिल रहे हैं, कई विभक्तियां देखने को मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर लाइन अंडरलाइन यहाँ पर की गई है। और आपसे पूछा है बाण से में कौन सा कारक है। हम क्या करेंगे? इस विभक्ति को देखना शुरू करेंगे। कौन सी विभक्ति है? से। हम यहाँ आके देखेंगे से किसकी विभक्ति है? करण कारक की है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। क्या उत्तर हो जाएगा? करण कारक। एक और उदाहरण लेते हैं।
मोहन लाठी द्वारा सांप को मारा। मोहन लाठी द्वारा सांप को मारा। यहां पर है सांप को। इसमें आपसे पूछा गया कि सांप को में कौन सा कारक है। हम क्या करेंगे, फिर से आकर के इसी विभक्ति को पहचानेंगे। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, को, और को किसकी विभक्ति होती है, कर्म कारक की। तो यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। लेकिन मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा था, लाठी द्वारा, मान लीजिए अंडरलाइन आपका यहां पर है, तब अब क्या करेंगे, तो फिर यहां पर देखेंगे द्वारा, लाठी के द्वारा मारा, लाठी के द्वारा सांप को मारा। तो जो के द्वारा है यह किसकी विभक्ति है, करण कारक की है। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, फिर आगे की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। कुछ है नहीं इसमें, हमें केवल विभक्तियां अगर याद हो जाएं, वो भी ज़्यादा है नहीं, आराम से याद हो जाएगी। फिर बिल्कुल आसान है, जो विभक्ति लगी है, जिस कारक की विभक्ति लगी है वही कारक होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक के लिए संप्रदान कारक में क्या हो जाएगा, और उदाहरण देखते हैं। हाँ, विशाल ने पलक के लिए कलम ले रहा है। विशाल नाम का कोई बच्चा है, कलम ले रहा है। किसके लिए ले रहा है, पलक के लिए। पलक के लिए आपका अंडरलाइन यहाँ पर है, और आपसे पूछा गया दिए गए वाक्य में अंडरलाइन में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पलक के लिए, तो कौन सी हमें विभक्ति, कौन सा परसर्ग हमें देखने को मिल रहा है, के लिए। क्या मिल रहा है, के लिए। और के लिए किसका होता है, संप्रदान का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। एक आध और उदाहरण देखते हैं। शिक्षक बच्चों के लिए खिलौने खरीदा। शिक्षक बच्चों के लिए खिलौने खरीदा, अपने विद्यार्थियों के लिए खिलौने खरीदा। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए, यहाँ पर अंडरलाइन आपकी है, और आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि दिए गए बच्चों के लिए में कौन सा कारक है। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले विभक्ति को देखेंगे, कौन सी विभक्ति लगी, के लिए। यहाँ से आके मिलान करेंगे, के लिए किसकी विभक्ति है, संप्रदान की। तो हम बता देंगे यह संप्रदान कारक है। अब तो आप लोगों के लिए आसान हो रहा होगा। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की जो विभक्ति है वह है से, और करण कारक की भी विभक्ति है से, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हाँ, मोहन कक्षा से बाहर आया। मोहन कक्षा से बाहर आया, कक्षा से बाहर आया, और अंडरलाइन आपकी यहां पर है। आपसे पूछा गया इस कक्षा से में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। हम क्या बताएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, से विभक्ति लगी हुई है। यहाँ के मिलान किया तो अपादान कारक की विभक्ति से है, और करण कारक की विभक्ति से है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कारक हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कक्षा से बाहर, उसने कक्षा को छोड़ करके बाहर हुआ, कक्षा को छोड़ करके बाहर हुआ, जिस क्लास में पढ़ता था उसे छोड़ करके बाहर हुआ। अतः कक्षा का और उसका जो संबंध था वो अलग हो गया, संबंध अलग हो गया। जब संबंध अलग हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। दूसरा और एक उदाहरण से समझिए आप लोग।
पत्ता पेड़ से गिरा। अभी पत्ता पेड़ से गिरा, ये थोड़ा सा और आसान करेगा आपको कि पत्ता पेड़ से गिरा। जो पत्ता था और जो पेड़ था दोनों का संबंध अलग हो गया। अभी बिल्कुल एक थे, दोनों एक में मिले हुए थे, अब दोनों अलग हो गए। जब अलग हो गए तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? अपादान। क्या बोलेंगे? अपादान। एक और देखते हैं हम लोग अपादान, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिल्ली छत से कूदी। छत से कूदी। बिल्ली छत से कूदी। छत से और बिल्ली का जो संबंध था, अभी छत पे बिल्ली थी, अभी कूद के अलग हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्योंकि अभी बिल्ली और छत दोनों एक जगह थे, अब बिल्ली अलग हो गई, छत अलग हो गया। जब जब अलगाव की स्थिति में से आएगा तो वहां पर हम लोग बताएंगे अपादान कारक। यदि अलगाव नहीं है तो वहां पर बताएंगे करण कारक। बिल्कुल आसान है। जब जब अलगाव की स्थिति होगी तो अपादान कारक, अलगाव की स्थिति नहीं होगी तो करण कारक। चलिए अपादान के बाद देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में दो संज्ञाओं का संबंध आपस में बताया जाता है। जैसे सीता राम के साथ वन गई। सीता राम के साथ वन गई। राम के, सीता राम के साथ वन गई। राम के में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? हम यहाँ पर आके परसर को देखेंगे, विभक्ति को देखेंगे, कारक चिन्ह को देखेंगे तो हमें मिल रहा है के, और यहाँ से आके देखते हैं तो के किसका है? किसका कारक चिन्ह है? संबंध का। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बाकी है। चलिए हम लोग और देखते हैं। जैसे जैसे सपना विशाल, सपना विशाल की बहन है। सपना विशाल की बहन है। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा कारक है? सपना विशाल की बहन है, इसमें विशाल की में कौन सा कारक है? हम तुरंत यहाँ पर आएंगे, इसके परसर को पहचानेंगे, इसके विभक्ति को देखेंगे और यहाँ के मिलान करेंगे कि किसकी विभक्ति है? संबंध कारक की। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें विभक्तियों को देखना है और विभक्तियों को देख के पहचान लेना है कि कौन सी है, फिर उसी में चले जाना है। चलिए इसके बाद आता है संबंध के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? किताब, किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। तो यहां पर इस तरह से अंडरलाइन किया और आपसे पूछा कि इसमें कौन सा कारक है, तो हम कहाँ जाएंगे? जो संज्ञा है, संज्ञा के बाद, संज्ञा तो किताब भी है, संज्ञा मेज भी है, लेकिन मेज के बाद जो हमारा कारक चिन्ह है उसको हम देखेंगे कौन सा कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर हमें मिला पर कारक चिन्ह है, और पर किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। हाँ, दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा कारक है? हम फिर से वहीं पर आएंगे, देखेंगे कौन सी विभक्ति लगी हुई, कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। संज्ञा के बाद कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखेंगे, पाएंगे में लगा हुआ है। में किसका कारक, में किस कारक का विभक्ति है, किस कारक का चिन्ह है, तो हमें पता चला अधिकरण का है। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। एक और बचा हुआ है संबोधन। संबोधन पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा।
आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी विभक्तियां, सभी कारक चिन्ह, सातों भेदों में हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते थे, लेकिन संबोधन कारक एक ऐसा है जिसकी विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगाई जाती है। जैसे देखिएगा, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम में आपसे पूछा गया कौन सा कारक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभक्ति कौन सी लगी है, हे किसकी विभक्ति है, संबोधन की, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, संबोधन कारक। चलिए एक आध उदाहरण और लेते हैं। अरे पलक कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो, अरे पलक कहाँ जा रही हो। तो इसमें जो अरे आया है, अरे पलक, कौन सा कारक है, हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, देखेंगे कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो हमें पता चल रहा है अरे विभक्ति लगी हुई है। अरे विभक्ति किस कारक की है, तो पता चला संबोधन कारक की है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संबोधन। क्या हो जाएगा, संबोधन। इस तरह से कारक हमारा पूरा हुआ, और कारक में कुछ विशेष नहीं है। कारक में दो परिभाषाएं हैं, कारक की परिभाषा है और विभक्ति की परिभाषा है। कारक के भेद हैं, कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। हाँ, हमें कारक की ये जो विभक्तियां हैं, जो परसर्ग हैं, जो कारक चिन्ह है, इसे तो याद करना पड़ेगा। ये याद नहीं होगा फिर हम कारक को बिल्कुल पहचान नहीं सकते। कारक को पहचानने का एक ही उपाय है कि हमें ये विभक्तियां याद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा है नहीं, आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो 10-15 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से कारक समाप्त होता है। लेकिन आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक PDF मिलेगी, जहाँ से कारक के बहुत सारे अभ्यास प्रश्न होंगे, उसे आप लोग ज़रूर हल करिएगा। इससे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, और जो आपका सीखने का तरीका है वह विश्वास में बदल जाएगा कि नहीं, मैं कारक को सीख लिया हूँ। मेरा भी यही विचार है कि जितना पाठ आपको पढ़ाया जाए उससे संबंधित अभ्यास कार्य जरूर करवाया जाए। आपको अभ्यास कार्य मिलता रहेगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को कारक से संबंधित एक PDF लिंक मिलेगी। उसको आप लोग जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न खुल के आएंगे, आप लोग अभ्यास कर लीजिए। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन वही रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिए। आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।